हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम साहित्य सीरीज़ को लेकर चले हुए थे जिसमें हमारे 5 से 6 लेक्चर हो गए हैं और आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा आदिकाल के अंतर्गत आने वाला रासो साहित्य। ठीक है कि रासो साहित्य क्या है, कब से इसकी परंपरा चलती है और कौन कौन से इसके अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं। ठीक है, और जो रासो साहित्य की अगर हम बात करें तो रासो साहित्य की भूमिका हमने पहले भी बांध दी थी, क्योंकि रासो साहित्य की जो परंपरा है अगर उसकी हम शुरुआत की बात करें वो आपका आता है जो जैन आचार्य द्वारा इसका आरंभ किया गया था। लेकिन जो जैन आचार्य द्वारा की गई रास परंपरा है और हिंदी कवियों द्वारा की गई जो रास परंपरा है उनमें क्या है, अंतर है, और उसी के बारे में हम थोड़ी बहुत बातचीत भी अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो जो ये रासो साहित्य थे ये 3 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आपके रासो साहित्य है वो कितनी श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं, 3 श्रेणी में, अर्थात 3 प्रकार के रासो साहित्य रचे गए हैं आदिकाल के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहली हम बात करें तो वीरता परख साहित्य। ठीक है, दूसरा है आपका श्रृंगार परख साहित्य और तीसरा है आपका धार्मिक पूर्ण साहित्य। ये आपका रासो साहित्य, वीरता परक रासो साहित्य, श्रृंगार परक रासो साहित्य और धार्मिक पूर्ण रासो साहित्य, 3 प्रकार से हमारे जो है वो रासो साहित्य में देखने को मिलते हैं। जिसमें से हमने धार्मिक जो साहित्य है आपका रासो साहित्य है उसकी चर्चा हमने कर ली थी, क्योंकि जो जैन आचार्य द्वारा रचित है, जैन आचार्यों ने जिसकी रचना की है वो क्या है, आपका धार्मिक वाला ही आध्यात्मिक बातें, उसमें उपदेशात्मक चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। जो आपके हिंदी कवि द्वारा रची गई है वो मुख्य रूप से आपके वीरता परक है और श्रृंगार परक, 2 प्रकार के रासो साहित्य रचे गए हैं और इसी के बारे में हम आज चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो ये रासो साहित्य आदिकाल के अंतर्गत इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हो सकती है, मुख्य विशेषता इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है। ठीक है, सबसे प्रमुख इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी कि जो आपका आश्रय दाता था, आश्रय दाताओं की प्रशंसा, सबसे प्रमुख जो इनका उद्देश्य होता था रासो साहित्य का वो क्या था कि जो आश्रय दाता है, जिसके आश्रय में रहकर कवि रचना कर रहा था, उसकी प्रशंसा करना जरूरी था। तो उसका सबसे पहली विशेषता क्या मिलती है इन साहित्य में कि इन्होंने अपने आश्रय दाताओं की प्रशंसा की है। दूसरा क्या किया है, वीरता पूर्ण साहित्य रचा है, मुख्य रूप से वीरता पूर्ण आपके वीर रस का इसमें अर्थात प्रयोग किया गया है। इसमें क्या किया गया है, राजा की वीरता का वर्णन किया गया है कि इस राजा ने इस तरह का युद्ध लड़ा और उसमें भी कैसी वीरता, अतिशयोक्तिपूर्ण या बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली जो इसमें बातें हैं, जो वास्तविकता है उससे ऊपर जाकर, अर्थात जिसके आश्रय में कवि रह रहा था उसकी प्रशंसा क्या करता था, बढ़ चढ़कर करता था, उसकी वीरता का बखान बढ़ चढ़कर करता था। और तीसरी बात क्या थी इसमें, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें और बात थी एक, वो थी कि जो इसमें आपका पहले अगर रसों की बात करें तो इसमें 2 रसों का प्रयोग मुख्य रूप से है, आपका श्रृंगार और वीर रस। ठीक है, वीर रस, अगर दोनों में से एक चुनना हो तो वीर रस प्रमुख है और श्रृंगार रस इसका सहायक माना जा सकता है। ठीक है, तो जो आपके रासो साहित्य हैं वो कैसे हैं, वीर रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है, और क्या बात कही मैंने इसमें, वीरतापूर्ण साहित्य इसमें रचा गया, और क्या है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी इसके अंतर्गत की गई है। और क्या किया गया है, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। क्या किया गया है, युद्धों का सजीव चित्रण। ये किस तरह होता था कि जो आश्रय कवि होता था, क्या है, जिसके आश्रय में, अगर हम चंद बरदाई की बात करें तो वो क्या है, पृथ्वीराज चौहान के आश्रय में रहे हैं।
तो पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध करने जाता है तो चंद्रबरदाई भी क्या है, युद्ध के क्षेत्र में साथ जाता है। तो उस युद्ध का बखान वो अपने साहित्य में करता है। तो युद्धों का क्या करता है, सजीव चित्रण, अर्थात अपनी आंखों देखा जो हाल है ऐसा वर्णन करता है। लगता है कि हमारे समक्ष, हमारे सामने क्या है, युद्ध हो रहा है। तो युद्धों का सजीव चित्रण क्या है, इसका रहा है। और क्या प्रमुख विशेषता है इस साहित्य की कि इन्होंने जो ये साहित्य रचा है ये डिंगल पिंगल शैली में रचा है। डिंगल पिंगल शैली, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बताइए डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग कौन से साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये मिलता है रासो साहित्य में आदिकाल के अंतर्गत। जब आप वीरता की बात करते हैं, वीर रस का बखान करना पड़ता है तो डिंगल शैली का प्रयोग होता है। और जब श्रृंगार रस की बात की जाती है तब क्या है, पिंगल रस की, पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है। कई जगह इनको भाषा के प्रयोग में किया जाता है कि डिंगल और पिंगल भाषा, ये भाषा ना होकर एक शैली है कि डिंगल पिंगल शैली कैसी है। जब आप ओजपूर्ण बातें करते हैं, वीरतापूर्ण बातें करते हैं तो डिंगल शैली होती है। और जब क्या है, श्रृंगार परक बातें की जाती है, किसी की सौंदर्य की बखान किया जाता है, किसी नारी के सौंदर्य का बखान किया जा रहा है, नक्शिक का वर्णन किया जा रहा है, तो क्या है, पिंगल शैली का प्रयोग इस साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। और अगर इसमें बात करें हम तो आपका जो रासो साहित्य है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें मुख्य रूप से आपके दो ही रस आएंगे। जो जैन आचार्य द्वारा किया गया है वो क्या है, उसमें धार्मिकता की बात की जाती है। और जो हिंदी साहित्यकारों द्वारा रचा गया है वो कैसा है आपका, वो है वीरतापूर्ण और श्रृंगारपूर्ण साहित्य इसके अंतर्गत रचा गया है। ठीक, चलिए अगर हम आगे बात करें तो ये जो रासो है, रासो हमने पहले चर्चा कर ली है। जो रासो है वो किस शब्द से रासो शब्द निकला है, ये विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि रासो शब्द क्या है, रसायन से निकला है, कोई कहता है राजसूय से निकला है, और कोई कहता है कि रासक शब्द से निकला है। इसी बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सबसे पहली बात करें हम, एक व्यक्ति थे गारसा तासी, ठीक है, गारसा दातासी का इन्होंने एक ग्रंथ रचा था। कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ था इन्होंने, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में एक ग्रंथ था इनका, जो कि आपका सबसे पहला माना जाता है कि आपका जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इन्होंने किस शब्द से मानी है, राजसूय शब्द से मानी है, कि जो रासो शब्द का राजसूय शब्द से बना है। रासो शब्द किससे बना है, राजसूय से बना है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, आचार्य शुक्ल का मानना है कि जो रास शब्द है वो कहाँ से बना है, रसायन से बना है। ठीक है, रसायन से बना है। और आप हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त, इनका मानना है कि जो रासो शब्द है वो किससे बना है, रासक शब्द से बना है। ठीक है, रासक शब्द से बना है, और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रासक क्या होता है, एक उपरूपक आपने सुना होगा, रूपक उपरूपक, रूपक के 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं। तो उन उपरूपकों में से एक भेद रासक भी है। तो वहीं से इन्होंने क्या माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके आपके गारसा दासी ने क्या माना है, राजसूय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा किस शब्द से माना है, रासक शब्द से माना है। ठीक है, एक आते हैं नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम दास, नरोत्तम जी। ठीक है, नरोत्तम जी का मानना है, नरोत्तम दास आता है लिखा हुआ। नरोत्तम दास क्या बोलते हैं कि जो आपका रासो शब्द है वो किससे बना है, रसिक से बना है। किससे बना है, रसिक से बना है। तो ये आपके महत्वपूर्ण है, और यहीं से मैक्सिमम जो है आपके प्रश्न है वो उठ जाते हैं कि बताइए रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है, रसायन से किसने मानी है, रासक मैंने बता दिया सबसे महत्वपूर्ण है, और रसिक किसने मानी है, नरोत्तम दास के द्वारा मानी गई है। अब चर्चा करते हैं कि प्रमुख रासो ग्रंथ है कौन कौन से, क्या उनकी विशेषताएं हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो सबसे पहली अगर हम रासों की बात करें तो आपका आने वाला है खुमान रासो, खुमान रासो। ठीक है, जो हिंदी कवियों द्वारा रचित एक परंपरा है खुमान रासो,
किसके द्वारा रचा गया है, कौन सा है। ठीक है, तो दलपति विजय नामक एक व्यक्ति है। ठीक है, दलपति विजय नामक एक व्यक्ति है जिनके द्वारा इस ग्रंथ की क्या है, सृजन किया गया है, इस ग्रंथ को रचा गया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल की माने अगर इसके समय की बात करें, आचार्य शुक्ल क्या बोलते हैं कि जो इसका समय है वो क्या है, 9वीं शताब्दी है। क्या है, 9वीं शताब्दी है। लेकिन जो आपके राजस्थान के संग्रहकर्ता हैं वो क्या मानते हैं, इसका समय 13वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, 13वीं शताब्दी मानते हैं। और अगर सामान्य रूप से पूछ ले कि आपका खुमान रासो का जो समय है वो कब का है, तो मैंने आपको बता दिया जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वही मान्य है, 9वीं शताब्दी इसका जो समय है वो माना जाता है। ठीक है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है, आपके खुमान नामक एक राजा था, खुमान द्वितीय। क्या है, खुमान द्वितीय नामक एक राजा था जिसकी वीरता का इसमें क्या है, बखान किया गया है। उसने युद्धों का जो वर्णन है वो किया गया है। ये किस प्रकार का ग्रंथ था, तो ये क्या आपका प्रबंधात्मक नामक एक क्या है, काव्य रूप है। भी कौन से काव्य रूप का वर्णन है, तो प्रबंधात्मक ये काव्य रूप इसका माना जाता है। ठीक है, अगर इसके बात करें हम कि जो खुमान रासो है इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपियां जो है वो कौन से संग्रहालय में है, तो पूना संग्रहालय में क्या है, इसकी प्रतिलिपियां क्या है, हस्तलिखित जो प्रतिलिपियां हैं वो संग्रहित है कहाँ पर, पूना संग्रहालय के अंतर्गत। ठीक है, कौन से दो ये आपके छंदों में ये रचित है, तो आपके दोहा, कवित और सवेया, दोहा, कवित और सवेया, इन 3 प्रमुख छंदों का क्या है, इसमें प्रयोग किया गया है। और कितने छंदों में रचित है ये, 5000 छंदों में यह रचना क्या है आपकी रचित है। ठीक है, अगर इसकी भाषा की बात करें तो राजस्थानी हिंदी जो है उसका प्रयोग इस रचना में हुआ है। तो ये रहा खुमान रासो के बारे में, इसका समय, रचनाकार, ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं जाने वाला मैं, ताकि आपका टॉपिक जो है वो जल्दी जल्दी क्लियर हो। ठीक है, अगर आप साथ साथ नहीं लिख सकते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं बीच के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी रचना अगर हम देखें तो बिसल देव रासो एक रचना है, बिसल देव रासो, और ये बहुत प्रसिद्ध रचना है और इससे प्रश्न आना क्या है, आता ही आता है 99%। अगर आपके रासो साहित्य से क्वेश्चन आ रहा है तो बिसल देव रासो से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, नरपति नालह, नरपति नालह के द्वारा क्या है, इस रचना का सृजन किया गया है। बिसल देव रासो नामक जो ये रचना है, इसका जो एग्जैक्ट अगर समय की बात करें तो 1155 जो है इसका समय माना जाता है। नरपति नालह के द्वारा लिखी गई है और आपका रचना का नाम क्या है, बिसल देव रासो इस रचना का नाम है। ठीक है, बिसल देव तृतीय एक राजा था। क्या है, बिसल देव तृतीय एक राजा है जिसकी क्या है, इसमें क्या किया गया है, जिसका इसमें वर्णन किया गया है। और ये रचना बहुत बार पूछी गई है कि किस बिसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है, तो ये कैसा है, आपका विशुद्ध श्रृंगारिक काव्य है, श्रृंगारिक रचना है। विशुद्ध मतलब प्योर, इसमें क्या है, श्रृंगार रस की इसमें क्या है, महत्ता अत्यधिक है। अगर आपसे पूछ ले कि बिसल देव रासो का अंगी रस कौन सा है, क्या है कि बताइए इसका अंगी रस कौन सा है, तो आप बताएंगे कि इसका कौन सा है, श्रृंगार रस इसका अंगी रस है। जो ये रचना है ये क्या है, 4 भागों में रचित है। क्या है, 4 खंड में या 4 भाग, खंड नहीं कह सकते, 4 भाग है। मतलब जो ये रचना है इसको 4 भागों में क्या है, डिवाइड करके लिखा गया है। प्रथम भाग में किस चीज़ का वर्णन है, दूसरे में किस चीज़ का वर्णन है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए, और इसमें 128 छंद
का प्रयोग किया गया है। क्या है? इसमें 128 छंदों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसमें जो एक राजकुमारी है राजमती, क्या है? राजमती एक राजकुमारी है, उसका और विसल देव तृतीय का क्या है? इनकी कथा का इसमें वर्णन किया गया है। इसके अगर प्रथम भाग की बात करें, प्रथम भाग में क्या है? विसल देव तृतीय और राजमती का क्या होता है? विवाह कथा होती है। ठीक है। दूसरा जो भाग है इसमें क्या होता है? विसल देवरासो और राजमती के मध्य क्या है? थोड़ी बहुत क्या है? मनमुटाव हो जाता है। क्या होता है? मनमुटाव होता है। और इसके कथन से, राजमती के कथन से क्या है? रुष्ट होकर, राजमती के कथन से क्या है? ये रुष्ट होकर चला जाता है। और तीसरे खंड में किस चीज का वर्णन है? राजमती के वियोग वर्णन का, वियोग वर्णन किया गया। किसका? राजमती का वियोग वर्णन किया गया है। और जो चतुर्थ खंड है, चतुर्थ ये आपका भाग है, इसमें क्या है? इनका पुनर्मिलन दिखाया गया है, पुनर्मिलन हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके 4 भाग है। प्रथम भाग में क्या है? इन दोनों का विवाह होता है। दूसरे भाग में क्या है? विसल देवरासो और राजमती के मध्य क्या है? थोड़ा मनमुटाव हो जाता है और ये घर छोड़कर चला जाता है राजमती के कुछ कथन के कारण। तीसरे भाग में मैंने आपको बता दिया कि राजमती के वियोग का वर्णन किया गया है। और चौथा जो भाग है इसमें फिर से इनका क्या है? 12 वर्षों बाद पुनर्मिलन हो जाता है। 12 वर्ष के बाद क्या है? वापस घर आता है और इनका फिर से क्या है? मिलन हो जाता है। तो इस तरह का इसमें वर्णन है, 4 खंडों में विभक्त है। ठीक है जी। चलिए, और इसकी मैं अगर बात करूं, विसल देवरासो में क्या है? आपकी मेघदूत रचना सुनी होगी आपने। इसमें क्या है? संदेश भेजने की जो परंपरा है, आपने देखा होगा, कालिदास की रचना है मेघदूत, एक संदेश राशक हमने रचना पढ़ी थी जैन काव्य धारा के अंतर्गत। तो उन रचनाओं में भी क्या है? संदेश भेजने की परंपरा थी कि हम क्या करते हैं, एक नायिका है जो वियोग में है, वो अपने प्रियतम को के लिए क्या है? किसी विचित्र, जैसे कालिदास ने मेघदूत मतलब क्या है? बादलों को दूत बनाकर क्या है? नायिका का संदेश भेजता है नायक के लिए। तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो संदेश भेजने की परंपरा है वो इस रचना में भी निर्वहन इसका किया गया है। और इसमें भेजने वाले कौन है? राजमती है। वो एक पंडित के हाथों क्या है? पंडित के हाथों एक संदेश भेजती है। किसके लिए? विसल देव तृतीय के लिए, इस राजा के लिए संदेश भेजती है। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो श्रृंगार रस की हम बात करते हैं, तो श्रृंगार रस एक तो अगर आपसे रचना पूछ ले कि जो आपके 12 मास का वर्णन है वो सबसे पहले किस रचना में मिलता है? एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए हिंदी में 12 मास का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो यही रचना है। ठीक है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम हिंदी की किस रचना में मिलता है? विसल देवरासो में मिलता है। इस रचना में सबसे पहले क्या है? वियोग का वर्णन किया गया है। हर महीने में अलग अलग व्यथा बताई गई है उस नायिका की कि इस मंथ में इसकी ऐसी दशा है, ऐसी ऋतु आई, फिर इसकी इस तरह की दशा हुई। तो पूरे 12 महीनों की व्यथा का वर्णन किया गया है। तो ऐसी ये पहली रचना हिंदी की जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया। दूसरी बात कौन सी करी? विशुद्ध श्रृंगारिक रचना है। अगर आपने देखा होगा तो श्रृंगार की जो प्रमुख बातें हैं रीतिकाल में सबसे ज़्यादा है, तभी तो उसको कहते हैं कि चरम उत्कर्ष। जो अगर आपसे पूछ ले कि श्रृंगार रस का चरम उत्कर्ष काल कौन सा है, तो कौन सा है? आपका रीतिकाल है। तो परंपरा कहाँ से आरंभ होती है? यहाँ से आरंभ होती है। आदिकाल से विद्यापति से होती हुई आपकी फिर भक्ति काल में जाती है, और रीतिकाल में क्या है? श्रृंगार रस का चरम उत्कर्ष का जो है वो काल माना जाता है। ये रहा आपका विसल देवरासो का, कि विसल देवरासो कब की रचना है, किसकी रचना है और क्या इसकी प्रमुख बातें हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर सबसे प्रमुख इसमें और ग्रंथ है परमाल रासो की, अगर आपने चर्चा सुनी होगी, परमाल रासो जो कि एक वीरतापूर्ण काव्य है। ठीक है। परमाल रासो
परमाल रासो किसकी रचना है? ये जगनिक की रचना है। जगनिक द्वारा रचित यह क्या है? रचना है परमाल रासो। और कैसी है? ये आपकी वीरतापूर्ण रचना है। समय की बात करें तो ये कब की है? 13वीं शताब्दी की रचना है। 13वीं शताब्दी में रचित यह एक रचना है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? एक तो राजा परमाल का वर्णन किया गया है, राजा परमाल का वर्णन किया गया है, और साथ में इसके 2 क्षत्रिय सैनिक हैं, आलाह और उदल। क्या है? आलाह और उदल नामक इसके 2 क्या हैं? क्षत्रिय सैनिक हैं, जिनकी वीरता का बखान परमाल रासो में मिलता है। किसके द्वारा रचित है? जगनिक एक कवि हैं, जिनके द्वारा ये रचना क्या है? रची गई थी। ठीक है, चलिए उसके अगर हम बात करें तो इसमें परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्या है? आलाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। आलाह खंड के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स इलियट। ठीक है, क्या है? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने क्या किया? जो ये रचना है परमाल रासो, ठीक है, जो परमाल रासो है या आलाह खंड है, आलाह खंड जो रचना है ये इसकी क्या है? जो हस्तलिखित प्रतिलिपियां हैं वो प्राप्त नहीं थी, केवल लोगों द्वारा क्या है? गाथाओं में गाया जाता था। ये गाथाएं गाई जाती थी। उन गाथाओं में इस रचना का वर्णन मिलता है। इस राजा और इन 2 क्षत्रिय सैनिकों का क्या है? वीरता का वर्णन मिलता है। तो क्या है? चार्ल्स इलियट ने उन लोगों की मौखिक गाथाओं को क्या है? संग्रहित करके एक रचना संपादित की, जिसका नाम क्या रखा? आलाह खंड। ठीक है, तो इसीलिए इस रचना का अन्य नाम क्या है? आलाह खंड भी है। चार्ल्स इलियट के द्वारा क्या है? लोगों की मौखिक मतलब वाणी से, वाणी के द्वारा जो लोगों द्वारा क्या है? आलाह और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता था, उस वाणी को संग्रहित करके एक शब्दों का रूप दिया और रचना बना दी आलाह खंड। इस रचना का अगर समय पूछ ले 1865 में क्या है? आलाह खंड नामक एक रचना चार्ल्स इलियट द्वारा क्या है? संपादित की गई थी। ठीक है, अब पूछा जाता है कि जो आलाह गीत हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए आलाह गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कौन से? आलाह गीत। कौन से स्टेट में गाए जाते हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश में ये गाए जाते हैं। वर्षा ऋतु के समय आलाह गीतों का क्या किया जाता है? बखान किया जाता है, गाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्या बोलते हैं कि जो ये रचना है वो मुख्य रूप से कैसी है? वाणियों में संग्रहित, केवल वाणियों में सुरक्षित रही है। लिखित हस्तलिखित इसकी प्रतिलिपियां जो है वो नहीं मिलती है। इस आधार पर अब जाहिर सी बात है, अगर कोई गीत केवल गाया जा रहा है तो उसके लहजे में, शब्द में, भाषा में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा है कि जो ये रचना है आलाह खंड या परमाल रासो, ये रचना कैसी है? पूर्ण रूप से प्रमाणिक रचना नहीं है। ये कैसी है? अर्ध प्रमाणिक रचना है। तो परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना किसने माना है? तो ये माना है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस प्रकार क्या है आपके चंद बरदाई की रचना जो पृथ्वीराज रासो है वो अर्ध प्रमाणिक रही है, इसी प्रकार क्या है परमाल रासो भी क्या है? अर्ध प्रमाणिक एक रचना है। जब आपकी हम आगे पढ़ेंगे अभी पृथ्वीराज रासो के बारे में, वो रचना भी कैसी है? इन्होंने अर्ध प्रमाणिक मानी है कि ये रचना भी कैसी है? अर्ध प्रमाणिक है। अच्छा, इस रचना की एक महत्वपूर्ण पंक्ति भी थी कि 12 बरिस लिए कुकर जिए और 13 लिए सियार, 18 बरिस क्षत्रिय जिए आगे जीवन धिकार। इस तरह की पंक्तियां हैं। मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा जिसमें क्या है आदिकाल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको ही मैं संग्रहित करके लिखूंगा। यहाँ पर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या है समय की बर्बादी है।
और अगर एक एक जो आपकी पंक्तियां हैं वो लिखने लग गया तो ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या है जो आपकी पंक्तियां हैं आदिकाल की वो सारी की सारी क्या है एक वीडियो में आपको PDF के रूप में करवा दूंगा या फिर ऐसे ही आपको लिख के भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अब आपकी परमाल रासों के बाद अगर हम बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो है आदिकाल की कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो एक रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई रचना है। इसका समय अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी की बात है। जो आपके पृथ्वीराज चौहान राजा थे ये दिल्ली में अंतिम हिंदू शासक थे जिनकी वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। और अगर आपको याद होगा तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनके साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है 1191-92 के आसपास। तो उनका समय जो है वो वही रहा है, अर्थात ये रचना जो है 12वीं शताब्दी के आसपास की 12वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव की अगर हम बात करें तो उस समय की रचना मानी जा सकती है। ठीक है, किसका बखान है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है और वो दिल्ली के शासकों में हिंदू धर्म का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद क्या है? सल्तनत चलो स्टार्ट हो जाती है। जो आपके विदेशी आक्रमण है वो शुरू हो जाते हैं, मुस्लिम आक्रमण है वो आरंभ हो जाते हैं। तो ये अंतिम हिंदू शासक था जिसकी वीरता का वर्णन चंद बरदाई द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो पृथ्वीराज रासो। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को क्या है? हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में कहीं मैंने जब हम बात कर रहे थे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है तो किसी बच्चे के कमेंट भी आए हुए थे कि हाँ जी सर जो है हिंदी का प्रथम कवि इनके द्वारा किसको माना गया है? गंग कवि को माना गया है। वो पुरानी हिंदी की बात कर रहे हैं या अपभ्रंश का जो है वो परवर्ती रूप जो है उत्तरकालीन अपभ्रंश की बात है उसका प्रथम कवि जिससे माना गया है? अगर हिंदी की बात करें तो ये क्या है? चंद बरदाई हिंदी का प्रथम कवि है और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में स्वीकार से किया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है वो कैसा था? एक अधूरा ग्रंथ था। ठीक है, अधूरा ग्रंथ था या अपूर्ण ग्रंथ था, महाकाव्य था जिसको किसने पूरा किया है? इनका एक पुत्र था जलहण। ठीक है, जलहण इनका पुत्र था जिसने इनकी रचना को क्या किया था? पूरा किया था। इनके 4 पुत्र थे जिसमें से सबसे चौथा कौन सा, लास्ट कौन सा था? जलहण था। और इसी के द्वारा इस रचना को क्या है? पूरा किया गया था। और जब चंद बरदाई को क्या है? मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर लेके जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी क्या है? बंदी बनाकर लेके जाते हैं तो चंद बरदाई भी उनके साथ चले जाते हैं। और जी के उन्होंने अपने ग्रंथ को किसको दिया है? जलहण को दिया कि आप इसे पूरा कीजिएगा। जो माना जाता है कि जो पृथ्वीराज रासो है और चंद बरदाई है इनका जन्म और मृत्यु एक साथ होती है। मतलब जिस समय चंद बरदाई का जन्म हुआ पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी उसी समय हुआ और दोनों की मृत्यु भी इकट्ठी हुई जब मोहम्मद गोरी क्या है? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गया था। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है इसमें 4 प्रमुख संस्करण प्रकाशित हुए हैं। प्रकाशित तो नहीं कह सकते लेकिन इसके 4 प्रमुख संस्करण थे। अब कौन कौन से हैं, क्या इनकी प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला संस्करण है प्रथम संस्करण। ठीक है, जो प्रथम संस्करण है इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 16,306 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कितने सर्ग हैं या समय है? 69 समय। क्वेश्चन आता है कि बताइए पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसने खंडों को क्या नाम दिया है? तो उसमें खंडों को क्या है? समय नाम दिया है। ऑप्शन में आपके पास सर्ग भी आएगा, खंड भी आएगा। तो इन्होंने जो खंड हैं
या सर्ग है उनको क्या नाम दिया है? समय। कितने समय में बांटा है? 69 समय में बांटा है। प्रथम संस्करण है, इसमें 16,306 छंद हैं। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। काशी द्वारा क्या है? यह प्रकाशित रचना है। और इसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ है? उदयपुर में इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपियां हैं। ठीक है, उदयपुर में इस प्रथम संस्करण की क्या है? हस्तलिखित प्रतिलिपियां प्राप्त हो सकती है, वहाँ उनको क्या है? संग्रहित करके रखा गया है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा संस्करण जो इसका प्रकाशित तो नहीं हुआ, ठीक है, दूसरा संस्करण जो है उसमें कितने छंद थे? 7,000 छंद थे। कितने थे? 7,000 छंद थे। और ये कैसा है? अप्रकाशित छंद है, ये आपका संस्करण था। और इसकी जो प्रतिलिपि है वो कहाँ है? बीकानेर के संग्रहालय में इसकी हस्तलिखित प्रतिलिपियां क्या है? संग्रहित करके रखी गई हैं। जो तीसरा संस्करण है उसमें कितने छंद हैं? 3500 छंदों में ये क्या है? इस रचना को बांधा गया। कितने? 3500 छंदों में इस रचना को बांधा गया है। और इसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो भी कहाँ है? बीकानेर में संग्रहित है। और इसको 19 समय मतलब खंड में बांटा गया है। ठीक है, कितने? 19 खंडों में 19 समय में बांटा गया है। उसी तरह आपका चौथा संस्करण है। और चौथा संस्करण माना जाता है कि ये क्या है? इस मैंने पहले बता दिया, महत्वपूर्ण है। यह क्या है? सबसे छोटा संस्करण है। क्या है? सबसे छोटा संस्करण। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रथम वृहद संस्करण इसको माना जाता है। प्रथम संस्करण सबसे बड़ा है और चौथा संस्करण सबसे छोटा है। 1300 छंदों में क्या है? इस रचना को बांधा गया है। कितने? 1300 छंदों में इस रचना को बांधा गया है और इसे सबसे छोटा संस्करण भी माना जाता है। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति है माता प्रसाद गुप्त। क्या है? माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा, इन दोनों ने इस संस्करण को ही क्या है? मूल रचना माना है कि जो ये चौथा संस्करण था यही सबसे मूल ग्रंथ है, मूल रचना है। बाकी इसके बाद की ये प्रतिलिपियां हैं। तो इनका मानना ये माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा के द्वारा माना गया है कि जो चौथा संस्करण है यही सबसे मूल संस्करण माना जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम थोड़ी बहुत बात करें कि जो ये पृथ्वीराज रासो छंद ये आपका ग्रंथ है, इसको क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर। इसमें क्या है? छंदों की बहुलता है। ठीक है, छंदों की बहुलता है, इसीलिए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को क्या है? छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा। ठीक है, कई जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? शिव सिंह सेंगर है जिसने छंदों का अजायब घर कहा है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। एक रचना और भी है आपकी केशव दास की थी, कौन सी? रामचंद्रिका। ये आपकी बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हमें कन्फ्यूजन ना हो किसी को। रामचंद्रिका एक रचना है, रीतिकाल की रचना है, केशव दास द्वारा लिखी गई है। रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किसको? रामचंद्रिका रचना को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और किसने कहा है रामचंद्रिका को? राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या है? इस रचना को, किसको? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। और पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को
कहा है शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना है। छंदों का अजायबघर दो रचना को कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को और रामचंद्रिका को। पृथ्वीराज रासो को शिव सिंह सेंगर ने माना है और रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा इस रचना को माना गया है। ठीक है, चलिए पृथ्वीराज रासो के बारे में एक कथन भी था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि किसने पृथ्वीराज रासो को आपकी राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है, तो ये कहा है बच्चन सिंह के द्वारा। कि किसने क्या है, कथन था इनका पूरा, लेकिन अगर आपसे इतना क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो को किसने राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है, तो बच्चन सिंह के द्वारा ये कहा गया था। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी ये पृथ्वीराज रासो रचना है, ये सबसे क्या है, विवादों में घिरी रहने वाली रचना है। इसमें 3 श्रेणियां थी जिन्होंने क्या है, इस रचना को किसी ने प्रमाणिक माना है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है और किसी ने क्या है, अप्रमाणिक माना है। तो उन तीनों श्रेणियों को हम देखते हैं। पहले आइए कि ये तीनों रचनाएं, ये आपकी श्रेणियां कौन कौन सी। चलिए ये रहा आपका कि ये वाली रचना जो है वो किसने कौन सी मानी है। सबसे पहली बात मानते हैं कि प्रमाणिक किस किसने माना है। जो पृथ्वीराज रासो है उस रचना को प्रमाणिक किस किसने माना है, श्याम सुंदर दास के द्वारा, मिश्र बंधुओं के द्वारा, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा भी इसको प्रमाणिक माना गया है। और कर्नल टाड एक अंग्रेजी विद्वान है, इनके द्वारा भी क्या है, इस रचना को प्रमाणिक माना गया है। अब बात करते हैं कि अप्रमाणिक किसने माना है कि ये रचना क्या है, प्रमाणिक है ही नहीं, अप्रमाणिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, देवी प्रसाद जी के द्वारा, भूलर के द्वारा और गौरी शंकर हरिचंद ओझा के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या है, इस रचना को अप्रमाणिक माना है। और अगर पूछ ले कि बताइए पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने अप्रमाणिक माना है, तो डॉक्टर बुलर के द्वारा इसे अप्रमाणिक माना गया है। सबसे पहले कब माना गया था, 1875 में माना गया। 1875 में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया था। अब आती है अर्ध प्रमाणिक की। कुछ कहते हैं कि क्या है, अब इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, पूरी तरह से ये सत्य भी नहीं है और पूरी तरह से इसको हम असत्य भी नहीं कह सकते। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं, मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। ये जो है आपके 4 प्रमुख है जिन्होंने इसको क्या है, अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन जो आपका रासो साहित्य था वो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। जहाँ से प्रश्न उठने की संभावना है वो मैंने आपको पूरे तथ्य कॉन्सेप्ट बता दिए कि कौन से क्या है। ठीक है, अगली वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।